हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये मैंने नोट्स बना रखा है और ये नोट्स जो है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली नोट जो है इसी से मैं पढ़ाने वाला हूँ और ये नोट्स जो है आपको ना सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम के लिए ही नहीं हेल्प करेगा, बल्कि अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है, क्योंकि मैंने वो सारे कंसेप्ट उस लेवल के कंसेप्ट कवर कर रखा है इस नोट्स में जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो इन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं इन नीट और जेई के एग्ज़ाम में। काफ़ी अच्छा ये नोट्स है मेरा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमने पहले 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अभी आप 11th पास करके आओगे इसमें, तो 10th में भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा होगा। इसके बारे में बहुत कुछ मतलब बेसिक नॉलेज आपको पता होगी, तो बेसिक टर्म्स आपको पता होगा। तो पहला टर्म जो आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कि हमें पता है कि जो मैटर होता है यानी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो प्रॉपर्टी में देखें तो मास, हर ऑब्जेक्ट का मास होगा। उसी तरह चार्ज भी जो है वो क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, यानी जो भी मैटर होगा उसके पास चार्ज होगा ही होगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये हो गया हमारा चार्ज का डेफिनेशन। अब हमें इसको आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस जो होते हैं, दो टाइप्स के चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। अभी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अबाउट कूलम्स लॉ क्या होता है, इसके बाद फोर्सेस कौन कौन सी उसमें लगती है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा रखा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ओनली रिपल्सन कैन कन्फर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। यानी कि अगर ये जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, पहले तो मैं पता होना चाहिए कि जब दो चार्ज होता है उसके बीच में फोर्सेस कितनी टाइप्स की होती है। तो फोर्स जो होगी दो चार्ज के बीच में, दो टाइप्स की फोर्स हो सकती है। एक हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा हो गया रिपल्सिव। अट्रैक्टिव मतलब कि जब दो चार्ज को आपस पास लाओगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा हो गया रिपल्सिव, मतलब जब दोनों को पास लाओगे तो दूसरे को एक दूसरे को धक्का देंगे, तो ये हो गया रिपल्सिव। अब अट्रैक्टिव चार्ज कब होता है? तो अट्रैक्टिव चार्ज जब हम दो डिसलाइक चार्जेस यानी कि अपोजिट नेचर के चार्ज को पास लाते हैं तब अट्रैक्शन होती है। यानी कि सिंपल से सिंपल समझे तो एक प्लस चार्ज हो गया, एक माइनस चार्ज हो गया, दोनों को पास में लाएंगे तो क्या करेंगे, वो आपस में अट्रैक्शन होगी। सिंपल। तो हम इसको अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, यानी एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज पास में आएगा तो अट्रैक्शन होगी, और जब दो प्लस या फिर दो माइनस पास आएंगे तो रिपल्सन होगा। सिंपल है। अगर आप देखोगे तो नेचर में भी यही होता है, यानी कि एक मेल जो होता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, नेचर का लॉ यही है। और एक अगर वही फीमेल फीमेल देखोगे तो दूसरे को रिपल्स करती है, यानी और सेम मेल मेल जो होता है दूसरे को रिपल्स करता है। तो इससे सिंपल तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब चलते हैं आगे, क्या है इसमें, आगे है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तो फिगर देखो, इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, इस टाइप से बना होता है। अब देखते हैं क्या। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिवाइस यूज टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, उस पर कौन सा चार्ज है वो हमें पता कैसे चलेगा? क्या हम उसको टच करके बता सकते हैं? बहुत मुश्किल है टच करके बताना। तो हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, उस पर कितना चार्ज है। अब आगे पॉइंट देखते हैं। An uncharged electroscope can detect only whether an object is electrically charged। यानी कि एक जो ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, इनिशियली कंडीशन में क्या था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि कोई बॉडी हम लाते हैं इसको और मेजर करते हैं कि वो चार्ज है कि नहीं। हम उसका नेचर नहीं बता सकते, बट अगर ये इनिशियली इस पर चार्ज था तो हम बता सकते हैं कि
उस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से चार्ज कर दें और चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से चार्ज कर दें, पहले से चार्ज है इस पे, और फिर हम कोई चार्ज बॉडी लाए तो हम बता सकते हैं कि इस चार्ज बॉडी का नेचर क्या होगा। वही अगर ये पहले इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, अनचार्ज था, और फिर हम अगर चार्ज को लाते हैं तो हम सिर्फ बता पाएंगे कि इसमें चार्ज है कि नहीं, हम नेचर को नहीं बता सकते, यानी ये नहीं बता पाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। दूसरा पॉइंट सिंपल यही है कि इफ़ द इलेक्ट्रोस्कोप इज प्रीवियसली चार्ज विद अ नॉन साइन, यानी हमें पता होना चाहिए किस चार्ज से वो चार्ज है। इट कैन देन ऑल्सो डिटरमाइन द साइन ऑफ चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर उसका पहले से पता हो कि कौन से चार्ज उस पर है तो हम बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर कौन सा चार्ज है, प्लस है या माइनस है। अब देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में देखोगे यहाँ फिगर में, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रिप L1 and L2 of thin aluminium or gold foil fastened with the metal rod R। यानी कि ये जो पतली सी पत्ती दिख रही है ये क्या है हमारा, ये जो हो गया हमारा दो स्ट्रिप हो गई, और ये एल्युमिनियम और गोल्ड की बनी होती है और एक रॉड के थ्रू कनेक्टेड होती है। और ये रॉड जो होता है बीच में से जाकर यहाँ पे एक नॉब है कि उससे कनेक्टेड है। बीच में जो ये दिख रहा है एक लकड़ी का है, सो डैट कि इस पे जो चार्ज होगा वो इसके बॉडी में ना जाए। एट द टॉप W इज द वुड फिटिंग विच सेपरेट फ्रॉम फ्रेम F फ्रॉम रॉड, ये वुड का बना है जो फ्रेम से उसको अलग करता है। अब देखते हैं वर्किंग क्या है। वन अ चार्ज बॉडी टच द नॉब ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, द लीव्स डाइवर्ज इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज। अब देखो सिंपल ही है, अगर मैं कोई चार्ज बॉडी को लाता हूँ, यानी सपोज करो एक रॉड है, इस पर चार्ज हमने पॉजिटिव ले लिया, अब इसको मैं इसके पास लाया तो इसको टच करूँगा, तो जैसे ही टच करूँगा यहाँ देख लो, टच द नॉब ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, यानी नॉब को टच करेंगे, द लीव क्या करेंगे, डाइवर्ज कर जाएगी। इनिशियली क्या था हमारा इलेक्ट्रोस्कोप जो था अनचार्ज था, यानी अनचार्ज कंडीशन में क्या होगा कि जो ये फॉइल है वो मूवेबल है, यानी कि सिंपल वो फोल्ड हो जाएंगे, फोल्ड कंडीशन में इनिशियल में ऐसे फोल्ड होकर लटके हुए थे। जैसे मैंने इस पे चार्ज रॉड लाकर इसको कनेक्ट किया, यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होगा क्योंकि रॉड है, कंडक्टर है, फिर ये चार्ज दोनों फॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे इन दोनों लीफ में चार्ज जाएगा तो दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे, और सेम नेचर के चार्ज क्या करेंगे, डिसलाइक करेंगे यानी रिपेल करेंगे, और ये दूर दूर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन लीफ जो हो जाएगी बढ़ जाएगी, और वो लेके एंगल बढ़ जाएगा, ये एंगल जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो रॉड था वो चार्ज था। तो ये इसका वर्किंग हो गया। वही अगर इस पे ये कंडीशन हो गया जब इनिशियली अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो चार्ज जो रॉड है वो चार्ज है, उस पर चार्ज है। अगर उसका नेचर कैसे पता करना होगा, तो उसको पता करने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पहले चार्ज होना चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही दे रखा है इसका, हमें पता है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पहले लीफ दोनों अलग अलग होंगे। अब मैं प्लस वाला रॉड जो इसको ला रहा हूँ और टच कर रहा हूँ, तो फिर से ट्रांसफ़र होगा, इस पर ट्रांसफ़र होगा और चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, तो और चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो उसका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर वो नेगेटिव रॉड ला रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज का रॉड ला रहा है, तो क्या करेगा वो, इस पे लीफ पे नेट जो चार्ज हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे, इस वजह से वो उसका जो डिस्टेंस होगा, जो एंगल होगा, कम हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो सिंपल ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग था। अब आगे देखते हैं, होप ये समझ में आया होगा। टाइप ऑफ चार्जिंग, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ देखोगे तो चार्जिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, यानी किसी बॉडी पे चार्ज हमें लाना है
तो हम क्या क्या तरीके हैं जिससे हम चार्ज ला सकते हैं। एक तो हो गया चार्ज बाय फ्रिक्शन, दूसरा हो गया चार्ज बाय कंडक्शन, और तीसरा हो गया चार्ज बाय इंडक्शन। तो इसमें चार्ज बाय फ्रिक्शन क्या है, यानी कि दो अनचार्ज बॉडी को ले लो, सिंपली उनको रब करो। तो रब क्या हो रहा है, यानी फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ कि एक में से जो कुछ पार्टिकल होंगे वो टूटकर दूसरे में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक में से चार्ज का ट्रांसफर दूसरे में हो गया, यानी एक के पास हाई चार्ज हो गया और एक के पास चार्ज की कमी हो गई। मतलब कि हम बोल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी एक के पास और एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो हाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो गेन करेगा उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और जो लूज करेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा चार्ज बाय फ्रिक्शन हो गया। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का सिंपल ही है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब टुगेदर, वन ऑब्जेक्ट लॉस इलेक्ट्रॉन्स while the other gain electron, the object that gain electron become negatively charged while the object that lose electron has an excess of positive charge, hence is positively charged। यानी सिंपली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये रहा। उसके बाद आ गया चार्जिंग बाय इंडक्शन कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन में क्या होता है कि एक पे चार्ज होता है और दूसरा जो है वो अनचार्ज होता है। यानी कि एक जो हमारा ये स्पेयर है इस पे ऑलरेडी चार्ज है और दूसरा स्पेयर जो है वो अनचार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से टच कर देंगे। तो टच करेंगे तो सिंपली कुछ चार्ज यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो अब दोनों चार्ज हो गया। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को टच किया इस वजह से। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन रिक्वायर कांटेक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यानी दो टच में करेंगे तो वहां से कंडक्शन के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या है कि हमें कोई टच करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो पिछले केस में जो स्फीयर को हमने टच किया था, कांटेक्ट में लाया था, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कैसे चार्जिंग हुआ ये हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं लिखा गया है चार्जिंग कंडक्टर विदाउट कॉन्टेक्ट। यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो सिंपली हमें तीन तरीके हैं चार्ज करने के, एक है फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन में टच करने की जरूरत पड़ेगी, इंडक्शन में नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें थोड़ा सा कंटेंट मिल जाता है आपको लिखने के लिए। तो देखते हैं क्या है, द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर बाय प्लेसिंग इट इन द नेबरहुड ऑफ अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। यानी सिंपली ये जो दो स्फीयर थे बिना कांटेक्ट किए, एक पे चार्ज है उसको अनचार्ज वाले के बगल में रख दिया, तो यहाँ से इस पे चार्जिंग होगा। वो कैसे होगा आगे देखते हैं। अब देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो टाइप्स का हो गया, बाय एक हो गया बाय अर्थिंग और दूसरा हो गया बाय सेपरेटिंग कंडक्टर। दोनों लगभग सेम ही है बस। अब देखो पहला देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये क्या है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि देखो बी जो है हमारा स्फीयर है और ये जो रॉड है वो नॉन कंडक्टिंग है कि यहाँ से यहाँ नीचे ग्राउंड पे कोई चार्ज नहीं जाएगा बिफोर चार्जिंग इस कंडीशन में, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है अभी। अब हम क्या करते हैं, एक रॉड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है पहले से, हम इसके पास लाएं तो हम देखेंगे कि जो बी है बी का चार्ज का पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव इसके पास आ जाएंगे और नेगेटिव वाले दूर भाग जाएंगे। यानी कि इसमें पोलराइजेशन हो गया, प्लस चार्ज इधर आ गया माइनस चार्ज इधर आ गया, क्योंकि माइनस ने अट्रैक्ट कर लिया प्लस वाले को, माइनस वालों को भगा दिया दूर। तो दो पोलराइजेशन हो गया। अब क्या किया हमने यहाँ पे अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग में क्या करते हैं, अर्थिंग बेसिकली कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं एक मेटल वायर के थ्रू उस पार्ट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसको नीचे बहुत एक रॉड नीचे, जैसे ग्राउंड है तो एक रॉड डाल दिया अंदर और उससे कनेक्ट कर दिया। पहले क्या था कि जब दिल्ली के एरिया में अर्थिंग नहीं आती थी तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे ये होते हैं हैंड पंप होते हैं उसको
जो अर्थिंग वाला वायर होता है उससे कनेक्ट कर दिया जाता था। तो कई बार क्या होता था कि हमें झटके लगते थे जब हम हैंडपम्प चलाते थे, तो इस वजह से वहाँ पे अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। अब अर्थ क्या है? अर्थ जो है एक बहुत बड़ा स्फीयर है, और उसमें हम उसको जीरो पोटेंशियल पे मानते हैं, यानी उस पर कोई भी कनेक्ट करोगे वो सबका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी कुछ भी कंडक्टर कनेक्ट करोगे उसमें क्या होगा कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि जैसे हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, अर्थ करेंगे, तो जो इसमें प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। अब प्लस चार्ज क्या है कि इस नेगेटिव रॉड की वजह से होल्ड कर रखा है, इसने रोक रखा है, ये वो उसको जाने नहीं देने वाला। जबकि नेगेटिव चार्ज क्या है, उसको भगा रहा है। तो उस नेगेटिव चार्ज वाले को तो रास्ता मिल गया भागने का अर्थ के थ्रू, अर्थ में। तो वो यहाँ मेटल के वायर के थ्रू अर्थ में भाग जाएंगे। यानी कि इस वाले केस में देखोगे तो नेगेटिव चार्ज गायब हो चुके हैं। अब हमने क्या किया, इस वायर को हटा दिया। अब वायर को हटा दिया गया तो हमारा स्फीयर है उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब दोनों इस रॉड को दूर कर दो, तो दूर कर देने पर ये जो हमारा प्लस चार्ज है जो पहले इसने होल्ड कर रखा था लेफ्ट सरफेस पे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब देखोगे कि स्फीयर क्या हो गया, चार्ज हो गया। यहाँ पे हमने ना टच किया, कुछ नहीं किया, टच किया नहीं, ना फ्रिक्शन के थ्रू प्रोड्यूस किया, इंडक्शन के थ्रू हमने इसको चार्ज कर दिया। दूसरा एग्जांपल भी सेम ही है। यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे दो फॉइल है, और इस फॉइल को हमने क्या किया, यहाँ से इनिशियली अनचार्ज था, तो अनचार्ज होगा तो सिंपल वर्टिकल उसमें पोजीशन में था। जैसे ही हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज लाया तो पोलराइजेशन होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अपने पास बुला देगा और प्लस वालों को धक्का देकर भगा देगा। तो प्लस वाले यहाँ फॉइल के पास आ जाएंगे, और सिंस दोनों सेम प्लस प्लस हैं तो वो फॉइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यानी कि दोनों फॉइल क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, तो दूर दूर चली गई। इसके बाद हमने क्या किया, इसको ग्राउंडिंग कर दी, अर्थिंग कर दी। तो प्लस वाले सारे निकल गए, नेगेटिव वाले को उसने रोक रखा है, तो नेगेटिव वाले रुक गए। और जैसे हमने वायर हटा दिया ग्राउंडिंग का, अर्थिंग का, तो वापस ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। और उसके बाद इस रॉड को हटा दोगे तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं हमारे इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग का। ये बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ चार्जिंग, तो ये लगभग 3 या 5 नंबर का आएगा, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा विथ फिगर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइक जो नीट या आईआईटी में क्वेश्चंस जो आते हैं, आईआईटी एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होते हैं। यानी अब जो सिंपल सिंपल इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्वांटाइजेशन या फिर कंजर्वेशन हो गया, इंडक्शन हो गया, इन सब प्रॉपर्टी पे क्या होती है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं पहले इसका प्रॉपर्टी में क्या है। चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, प्रॉपर्टी होती है। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, एंड लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो हमने देख लिया पहले। अब ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल, वो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। लाइक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो मल्टीपल हमारे पास इस पे आ जाता है तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। इसके अलावा हमारे पास जो प्लेट्स होते हैं उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब कंजर्वेशन की वजह से ही होता है, फाइंड कर पाएंगे हम लोग। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, फोर्स बिटवीन चार्ज वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। यानी कि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच के फोर्स जो होगा वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्टी है। इसका यूज हम कैपेसिटर में भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल फाइंड करते हुए,
इसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जब मल्टीपल हमारे कंसेंट्रिक सेल आ जाएंगे तो उसमें भी कर पाएंगे। इसके अलावा जब हमारे पास मल्टीपल पैरेलल प्लेट होंगे वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इनका मतलब समझ लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या है? तो चार्ज कंजर्व होने का मतलब ये है कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डेट मीन्स क्या हुआ कि एक बॉडी जो है वो अनचार्ज है, तो हमें उस पर चार्ज पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ अनचार्ज है मतलब कि वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो वहाँ से माइनस हटा दो तो प्लस बन जाएगी, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और वो माइनस कहीं और जाकर किसी और को नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व भी है, यानी इक्वल सेम ही रहा है, जीरो ही है, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इसके बाद आ जाए क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, लाइक हमें अगर सपोज कर लो बनाना लेना है, तो आप बाजार में जाओगे तो उससे बोलोगे 1 दर्जन बनाना दे दो, 2 दर्जन दे दो, हाफ दर्जन दे दो, एक बनाना दे दो, दो दे दो। ये तो नहीं बोलोगे आधा बनाना दे दो, वो बेचेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे, एक पर्टिकुलर अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। यानी कि एक पैकेट है, इस पैकेट में कुछ अमाउंट है जिसको हम ई बोल रहे हैं। अभी इस ई अमाउंट का पैकेट के फॉर्म में ही मिलेगा। आपको आपको मान लो एक ई ले लिया, और लेना है तो 2 ई लेना पड़ेगा, मतलब एक और ई ही मिलेगा, हाफ ही ई नहीं मिलेगा। फिर और लेना है तो ई के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, यानी टोटल 3 ई हो गया। यानी 3 ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 1 ई हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 ई, 1.5 ई चाहिए आपको, नहीं मिलेगा ये। 2.5 ई नहीं मिलेगा, कुछ और अमाउंट लाइक 2.25 ई, तो ये भी नहीं मिलेगा। सिर्फ वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी एन ई बोलते हैं। तो एन की वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये सब इंटीजर होगा। और ई की वैल्यू क्या होगी? तो ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि इतना हो सकता है, या इसका डबल हो सकता है, या इसका ट्रिपल हो सकता है, या इसका 4 टाइम्स, ऐसे होगा। इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो उतनी वैल्यू होगी, उससे कम यानी पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन वाला कहा जाता है, इसको क्वांटाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम होगा उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। यानी कि सपोज कर लो हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पेयर बोलो ब्लॉक बोलो, इस पे मैंने पहले +3 कूलम चार्ज दे दिया। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। फिर मैंने इस पे -2 कूलम चार्ज दिया, फिर +5 कूलम चार्ज डाल दिया। तो इस पर नेट टोटल चार्ज कितना हुआ? तो एडिटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि जो नेट टोटल चार्ज होगा इन सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम में क्या करेंगे? सिंपल इसको रख देंगे विथ साइन, ऐड कर देंगे। तो 3 - 2 + 5, तो ये कितना हो गया? 6। ये हो गया 6 कूलम, यानी नेट चार्ज होगा 6 कूलम होगा। अगर मान लो इसमें और मैंने चार्ज डाल दिया -7 कूलम, नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो अब जो नेट चार्ज हो जाएगा सबको ऐड करोगे, यानी इसमें से -7 कर दोगे तो -1 कूलम, यानी अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यही है एडिटिव प्रॉपर्टी। द टोटल चार्ज इज द इलेक्ट्रिक अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। सिंपली उसको क्या करना है? सबको ऐड कर देना है विद साइन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे हमने आगे भी डिस्कस कर रखा है सेम चीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। द नेट चार्ज ऑन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू through it may transfer itself from one body to another body in the system. There is no exception to this law. यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट
लॉ है जिसका हम बहुत अगर यूज करेंगे, जहाँ हमने प्रीवियस अभी डिस्कस कर रखा है। फिर क्वांटाइजेशन वाला प्रॉपर्टी सेम चीज़ लिखा है। यहाँ ई की वैल्यू याद रखने वाली चीज़ है, तो ये सिंपली अभी से याद कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर आ जाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनते हैं, और इसमें ये फ़ायदा है कि हम कूलम्स लॉ यूज करके हमें लाइक ट्रायंगल दे देगा, वहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे चार्जेस दे देगा, हमें पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो ये यहाँ हम कूलम्स लॉ के थ्रू यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए हमें वेक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए वेक्टर एडिशन आना चाहिए हमें। उसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। अब देखते हैं कूलम्स लॉ है क्या। कूलम्स लॉ में स्टेटमेंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे हर पॉइंट, हर जो वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है। साइंस में जो भी वर्ड्स होते हैं वो हर वर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। जो जो हमारे कोई भी लॉ जो होता है वो पर्टिकुलर उस कंडीशन के लिए ही सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे बोल रखा है पॉइंट चार्जेस, तो ये जो कूलम्स लॉ होगा वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, एंड स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी सिंपली एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 दो चार्जेस हैं, Q2 सपोज कर लो दो चार्जेस हैं एट डिस्टेंस Q1 Q2 R डिस्टेंस पे। तो दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स, और इसको इक्वल करने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हो गया इसकी वैल्यू। अब देखते हैं आगे क्या है। फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ द चार्ज आर डिसलाइक एंड रिपल्सिव इफ इट लाइक। यानी सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अलग अलग होंगे तो अलग टाइप के होंगे, यानी प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। सिंपल। अब यहाँ पे हम मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है, जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि दो चार्ज हैं, दोनों का डिस्टेंस पे फोर्स आ गया, फिर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू। अब के की वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, के है क्या, पहले समझना की बात है। अब देखो ये सब चीज़ तो सेम ही है। अगर मैं दो चार्जेस को, इन दो जो चार्ज था हमारे Q1 Q2 विथ सेम डिस्टेंस, पहले मैंने फोर्स मेजर किया इनके बीच में एयर में, फिर मैंने किसी मीडियम लाइक वाटर में डिप कर दिया, तो क्या फोर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। इस फॉर्मूले से तो देखे तो सेम ही रहेगी, बस यहाँ तक। यहाँ तो उसने मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला, बट जो फोर्सेज होगी रियल में अगर प्रैक्टिकल करोगे तो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ कहाँ एडजस्ट कर रखा है, तो हमने के वैल्यू में एडजस्ट कर रखा है। तो के की वैल्यू में कैसे एडजस्ट कर रखा है, तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। यानी ऐसा ही लिए हो या फिर सीरीज लिए हो, उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। तो यहाँ से हमें के जो होगा वो मीडियम के हिसाब से चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये सिंपल सा फंडा है। अब वैल्यू अब के क्या होगा, तो ऐसा ही मैं इसका 9.9 इंटू 10⁹ वैल्यू है, याद रखनी है। अब परमिटिविटी कांस्टेंट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के की तो एक वैल्यू ये हो गई न्यूमेरिकल में, यानी एक वैल्यू में। दूसरी वैल्यू जो है इसकी मतलब सेम चीज़ म्यू नॉट 1/4 पाई म्यू नॉट बोलते हैं, इसको हम अपसाइलन नॉट बोलते हैं। अपसाइलन नॉट बोला जाता है। और अपसाइलन जो होता है, अपसाइलन नॉट जो है वो एयर के लिए है, बाकी मीडियम के लिए वो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाता है। और इसको अपसाइलन नॉट को हम ये भी बोल सकते हैं
परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी एयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने दे रहा है। फिर परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ से के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹, और हमें पता है कि के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। अब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि ये तो हमारा ईयर का था। अगर किसी मीडियम के लिए निकालें तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एयर के साथ मीडियम का कंपैरिजन। इफ instead of a vacuum some dielectric insulator is present as a medium in the space between the charges, then mu naught is replaced by mu, यानी वो हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। और सिंपली हम चेंज करेंगे इसको, तो मीडियम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह म्यू आ गया। और म्यू क्या है, इसको हम इस मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी हो गई, यानी कांस्टेंट वैल्यू उस मीडियम के लिए, यानी हर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी। एयर के लिए अलग होगी, हमारा वाटर के लिए अलग होगा, कुछ और फिल कर दे लाइक कोई मरकरी हो मीडियम, या फिर कोई आयरन वायरन टाइप का हो, कुछ भी हो, इंसुलेटर वुड हो, तो उसका म्यू की वैल्यू सबकी अलग हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे तो फोर्स का जो रेशियो आ रहा है, एक तो हमने फोर्स एयर वाला फॉर्मूला लगा और दूसरा मीडियम वाला रखा, तो दोनों को रेशियो में रखेंगे तो जो राइट साइड में क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर। और जो मीडियम की परमिटिविटी होती है, जो म्यू होती है वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी इनटू म्यू नॉट, यानी मीडियम एयर का हो गया ये, और ये हो गया उसका एक कांस्टेंट वैल्यू। तो इन दोनों का रेशियो हम रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम में दस डिफाइन एज द रेशियो, बेसिकली रेशियो के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सेम कंडीशन है। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशन कई बार आता है, नीट तक में भी ये क्वेश्चन आता है, डायमेंशन क्या होगी परमिटिविटी की। तो डायमेंशन याद रखना, 11th में पढ़ा होगा। अब लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ कई जगह पूछ लेते हैं, तो अप्लीकेबल ओनली टू द फिक्स पॉइंट चार्जेस। सिंपली कोई भी हमने जो डेफिनेशन पढ़ा वहाँ पे कूलॉम्स लॉ के, वहीं पे अगर डेफिनेशन ऐसे लिखोगे तो वहीं पे लिमिटेशन पता चल जाएगी। पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, स्टेशनरी होनी चाहिए, तो वहाँ से हमें लिमिटेशन पता चल रही है। बाकी यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेबल ओनली टू फिक्स पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस यानी फिक्स होनी चाहिए पहले तो, यानी कि मूविंग चार्ज के बीच में नहीं निकाल सकते हैं हम, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब पॉइंट चार्ज होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट चार्ज पॉइंट मास ये सब क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज इज द चार्ज ऑफ अ बॉडी whose size is much less than the other distance occurring in the given problem, यानी कोई क्वेश्चन होगा तो उस चार्ज का जो अपना साइज होगा वो लेस देन होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, या फिर अदर कोई और डिस्टेंस बता रखा है तो उससे कंपैरिजन में बहुत कम होगा। लाइक अगर हम बोलते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस तो बहुत कम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम बोल देते हैं मीटर में, जबकि इनका अपना ओरिजिनल साइज तो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा होता है, तो उसके कंपैरिजन में हम इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो अभी तक यहीं पे रहने दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड देन हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो आपको, आप यू कैन कमेंट एंड लाइक, प्लीज़ लाइक करो। आगे हम इस पे बहुत सारा पूरा एक कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं, इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ कवर करेंगे हम उसके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, लाइक नीट या फिर जेई के लिए आपका तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट मिलने वाला है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।